अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपलसरी इंग्लिश 1 बीए बीएस बीएड के कोड्स 1423 5404 और 9407 की यूनिट नंबर 3 है एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग। इसमें जो टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 3 में वो हैं एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग द सिंपल पास्ट टेंस, प्रिडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ ए बुक, लेटर्स ऑफ अपॉलॉजी, लिसनिंग टू द न्यूज़। तो ये 5 टॉपिक्स हैं इस यूनिट में। इन तमाम टॉपिक्स को हम एक एक करके स्टडी करते हैं और सीखते हैं, जानते हैं कि ये टॉपिक्स क्या हैं। सेक्शन ए है एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग। जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं या तबादला ख्याल करते हैं तो कुछ बातों में हम उनसे इत्तेफाक करते हैं, जबकि उनके कुछ नज़रियात या मामलात से इत्तेफाक नहीं करते। तो इंग्लिश में दूसरों से मुत्तफिक होने को एग्रीइंग या एग्रीमेंट कहा जाता है, जबकि दूसरों से अदम इत्तेफाक या इत्तेफाक ना करने को डिसएग्रीइंग या डिसएग्रीमेंट कहा जाता है। तो एग्रीइंग का मतलब मुत्तफिक होना, इत्तेफाक करना। डिसएग्रीइंग अदम इत्तेफाक। नीचे राइटर कहता है कि टू फ्रेंड्स काशिफ एंड बासिम आर डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ देयर कोर्सेज एट कॉलेज। लिसन टू देयर कन्वर्सेशन एंड नोटिस हाउ दे एग्री विद ईच अदर। कहता है कि दो दोस्त काशिफ और बासिम जो हैं वो अपने कॉलेज के कोर्सेज के बारे में बहस कर रहे हैं। उनकी कन्वर्सेशन जो है वो सुने और देखें वो कैसे एक दूसरे की बात के साथ एग्री कर रहे हैं, इत्तेफाक कर रहे हैं इस डायलॉग में। हम डायलॉग पढ़ते हैं और देखते हैं वो कैसे वो एक दूसरे की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। काशिफ कहता है आवर कोर्स ऑन बिजनेस मैनेजमेंट इज टू थियोरेटिकली, इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल, डोंट यू थिंक सो। कश्यप कहता है कि हमारा कोर्स जो है बिजनेस मैनेजमेंट का वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्या आप ऐसा सोचते हैं? कासिम कहता है आई कुडंट एग्री विद यू मोर, आई एम जस्ट डूइंग द कोर्स टू गेट माई डिग्री, आई डोंट थिंक दैट इट्स गोइंग टू हेल्प मी इन प्रैक्टिकल लाइफ लीव कॉलेज आफ्टर आई लीव कॉलेज। आई कुडंट एग्री विद यू मोर, ये इंपॉर्टेंट जुमला इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद काशिफ कहता है एग्जैक्टली and I can't understand most of the theories that are discussed. I just learn my notes by heart. So we should complain to the head of the department. वो कहता है कि हम डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें कंप्लेन करना चाहिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। काशिफ कहता है आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, ये फिक्रा उसने इस्तेमाल किया एग्री करने के लिए। I suggest that we see him as soon as possible and request him to add some practical aspect in it. कहता है कि हमें सजेशन देनी चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कि कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जो है, पहलू जो है प्रैक्टिकल, वो भी शामिल करना चाहिए कोर्स में। तो आसिम कहता है आई एग्री, ये उसने एग्री किया उसके साथ। बट डोंट यू थिंक दैट वी शुड आल्सो टॉक टू अदर क्लास फेलोज एंड आस्क देयर ओपिनियन एज व्हाट दे थिंक अबाउट द कोर्स। कहता है कि हमें दूसरे क्लास फेलो से भी बात करनी चाहिए। गुड आइडिया, लेट्स आस्क देम टुमारो। कहता है कि अच्छा आइडिया, उनसे कल बात करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में कहता है कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ काशिफ एंड बासिम एग्री विद ईच अदर इन द डायलॉग, देयर आर मैनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट इन इंग्लिश सच एज। कहता है कि आपने देखा है ऊपर जो पढ़ा उसमें कई फिक्रे ऐसे हैं जिसमें दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, एक दूसरे की बात से इत्तेफाक करते हैं। तो कहता है देयर आर मैनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में काफ़ी तरीक़ों से कई तरह के एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करके एग्रीमेंट का इजहार किया जा सकता है, यानी कि इत्तेफाक का इजहार किया जा सकता है किसी के साथ। तो इंग्लिश में एग्रीमेंट का इजहार करने के लिए यानी किसी की बात से इत्तेफाक करने के लिए मदरजा झैल किस्म के फ़िक्रे इस्तेमाल किए जा सकते हैं या एक्सप्रेशंस
इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसा कि आई एग्री विद यू, यस आई क्वाइट एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री, आई कुडंट एग्री विद यू मोर, यू आर राइट, यू आर क्वाइट राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नीचे एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट अबाउट द फॉलोइंग इश्यूज, चूज डिफरेंट एक्सप्रेशन ईच टाइम फ्रॉम द वंस गिवन अबव। कहता है कि ऊपर ये जो एग्रीमेंट के लिए ऊपर इत्तेफाक करने के लिए जुमले हमने जो पढ़े हैं, सेंटेंस पढ़े हैं, ये इस्तेमाल करते हुए नीचे जो सिचुएशंस दी गई हैं उन सिचुएशंस के लिए, हर सिचुएशन के लिए एक मुख्तलिफ फिक्रा जो है इस्तेमाल बनाएं और एग्रीमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो उसमें इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर बाई लैंड टू बिल्ड अ हाउस इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में घर बनाने के लिए जगह खरीदना। तो इससे आप कैसे एग्री करेंगे, कैसे इत्तेफाक करेंगे, किस तरह का जुमला बनाएंगे? तो आप कहेंगे आई थिंक यू आर राइट, मेरा ख्याल है आप ठीक हैं। इस तरह आप उसकी बात के साथ एग्री करेंगे। फिर आप कहेंगे वी नीड टू बिल्ड अ हाउस इन इस्लामाबाद बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स लिव हेयर, हमें इस्लामाबाद घर बनाने की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर हमारे फैमिली मेम्बर वहाँ रहते हैं। गेट अ CNG किट फिटेड इन दी कार, कार में CNG किट जो है वो फिट करवाएं। तो आप कैसे एग्री करेंगे इस सिचुएशन से? मैं आपको लिखवाता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप लिख लें ताकि अगर ये पेपर में आ जाए यही एक्सरसाइज तो आप इसको हल कर सकें। आप कहेंगे आई क्वाइट अग्री विद यू, I quite agree with you. Full stop. CNG is half the price of petrol and is environmental friendly and is environmental friendly. Full stop. Plant more trees in the residential area. रेजिडेंशियल एरियाज में ज़्यादा दरख्त लगाएं। आप इससे कैसे इत्तेफाक करेंगे? You are quite right. Planting trees in residential areas makes our environment better. बस इतना ही। आगे है एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स टू ऑल चिल्ड्रन इन द कंट्री। आप कहेंगे You are right. I quite agree with you. Children should be given polio drops so that they may not suffer from polio. तो इस तरह जो है आप इन सिचुएशंस में अग्री करेंगे। Here is another situation where Amir and Jahangir are talking about cricket. When you listen to their conversation, pay attention to how they are disagreeing with each other. तो ये एक और डिस्कशन है, डायलॉग है, जिसमें आमिर और जहांगीर जो है वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइटर कहता है उनकी कन्वर्सेशन सुने और देखें कि वो कैसे एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं, कैसे वो अदम इत्तेफाक का इजहार कर रहे हैं। आमिर कहता है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, वेयर एवर आई गो पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। आमिर कहता है हर वक्त जिधर भी मैं जाता हूँ लोग क्रिकेट क्रिकेट कर रहे होते हैं, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहांगीर कहता है डोंट यू लाइक क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट पसंद नहीं करते? आमिर कहता है नो आई डोंट, नो नहीं मैं नहीं पसंद करता। आई थिंक इट्स सच अ बोरिंग गेम वॉच्ड बाय अनइंटरेस्टिंग पीपल। आई एग्री दैट इट कैन बी अ लिटिल स्लो बट सॉरी इट कांट बी बोरिंग। Amar कहता है nonsense, it goes on for hours and nothing ever happens. Most of the players are either sitting in the pavilion or standing around in the field doing nothing. नीचे हम देखते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे देखते हैं कि डिसएग्री करने के लिए, अदम इत्तेफाक का इजहार करने के लिए कौन से जुमले या कौन से एक्सप्रेशंस या किस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। जब आप किसी की बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप कह सकते हैं आई डोंट अग्री, आई एम सॉरी बट आई डोंट अग्री विद यू,
I'm afraid I don't agree with you at all. I can't agree with you. No, you are wrong. I think you are quite mistaken. You are absolutely incorrect. तो ये इनमें से कोई भी सेंटेंस, कोई भी एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करके किसी की बात से अदम इत्तेफाक का इजहार कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इनमें आपने डिसएग्री करना है, अदम इत्तेफाक का इजहार करना है। जैसा कि पहली मिसाल है, गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द कंट्री, यानी कि मुल्क में स्पोर्ट्स के इवेंट्स में गर्ल्स को पार्टिसिपेट हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन से आप कैसे डिसएग्री करेंगे, अदम इत्तेफाक का इजहार कैसे करेंगे, ये मिसाल हल की गई है। आप कहेंगे आई थिंक यू आर क्वाइट मिस्टेकन, गर्ल्स शुड गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज लाइक बॉयज। इस तरह आप यू आर क्वाइट मिस्टेकन, ये अदम इत्तेफाक का एक्सप्रेशन है। पुलिस शुड बी गिवन टोटल कंट्रोल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो आप कैसे इससे अदम इत्तेफाक का इजहार करेंगे, आप कहेंगे आई एम अफ्रेड, आई कांट अग्री विद यू, police should not be given total control over law and order. Next है, we should allow Indian films to be screened in the country, यानी इंडियन फिल्म्स को मुल्क में चलने की इजाज़त देनी चाहिए। आप डिसएग्री कैसे करेंगे, आप कहेंगे आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू, आई थिंक इंडियन फिल्म्स शुड नॉट बी अलाउड इन द कंट्री। नेक्स्ट है, टीनेज्ड offenders should be awarded capital punishment. आप कहेंगे यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, टीनेज्ड offenders should not be awarded capital punishment. नेक्स्ट राइटर कहता है कि लेट्स टॉक, टेक यू बैक टू द कन्वर्सेशन। कहता है कि काशिफ और बासिम के दरमियान जो कन्वर्सेशन हमने पढ़ी है पहले, उसमें हम देखते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से एग्री करते हैं। काशिफ कहता है आई डोंट थिंक दैट इट्स गोइंग टू हेल्प मी इन प्रैक्टिकल लाइफ आफ्टर आई लीव कॉलेज। बासिम कहता है एग्जैक्टली का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया नीचे, लेट्स आस्क देम टुमारो, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली और एब्सोल्युटली ये दो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए हैं एग्री करने के लिए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था आमिर और जहांगीर के दरमियान डायलॉग, तो वो कहते हैं उसमें कैसे वो देखते हैं हम, कैसे वो डिसएग्री करता है। आई एग्री दैट इट कैन बी अ लिटिल स्लो बट सॉरी इट कांट बी बोरिंग। आमिर कहता है नॉनसेंस का लफ्ज़ उसने डिसएग्रीमेंट के इजहार के लिए इस्तेमाल किया है। तो नीचे राइटर बताना ये चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट और स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट के लिए कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं तो आप कहेंगे एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, राइट, क्वाइट ट्रू। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करते या दम इत्तेफाक करते हैं तो आप कहेंगे ओ कम ऑन, नॉनसेंस, रबिश, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यू मस्ट बी जोकिंग। इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अदम इत्तेफाक के इजहार के लिए। नेक्स्ट है, एक इंटरव्यू है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल है, उससे एक बंदा इंटरव्यू ले रहा है। तो राइटर कहता है कि आप देखें डायरेक्टर जनरल जो है, डीजी जो है, वो कैसे इंटरव्यू लेने वाले के सवालों के साथ इत्तेफाक करता है और कैसे अदम इत्तेफाक का इजहार करता है, कौन से जो एक्सप्रेशन वो इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल करता है और कौन से एक्सप्रेशन वो अदम इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल करता है। इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाला पूछता है, सर बीइंग द डीजी ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द इंक्रीजिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन इन द कंट्री।
इंक्रीजिंग एनवायरमेंट, डीजी कहता है इंक्रीजिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन द कंट्री, दिस इज एन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज एन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस ये जो एक्सप्रेशन इसने इस्तेमाल किया है अदम इत्तफाक करने के लिए, बट यू आर क्वाइट राइट, बट यू आर क्वाइट राइट दैट डिजर्टिफिकेशन इज इंक्रीजिंग, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया बट यू आर क्वाइट राइट वाला इत्तफाक का इजहार करने के लिए। नेक्स्ट इंटरव्यू कहता है सर इट इज बिलीव दैट पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इज डूइंग नथिंग टू सेफगार्ड आवर एनवायरमेंट, हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? रबिश। डिसएग्रीमेंट के इजहार के लिए यानी अदम इत्तफाक के इजहार के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करता है रबिश। उसके बाद इंटरव्यू कहता है बट सर वी हार्डली सी एनी इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरमेंट कंडीशन, ओ कामान, ओ कामान इस्तेमाल करता है वो अदम इत्तफाक के इजहार के लिए, ओ कामान। फिर इंटरव्यूअर कहता है देयर इज वन कॉमन व्यू अबाउट द एजेंसी दैट दे हैव फेल्ड इन देयर ट्री प्लांटेशन टारगेट, हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग। ये उसने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया अदम इत्तफाक के लिए। फिर इंटरव्यूअर पूछता है वन लास्ट क्वेश्चन सर एंड आई होप यू विल एग्री विद मी दैट drought still prevails in some parts of the country, absolutely, absolutely का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है इत्तफाक के इजहार के लिए। तो ये एक्सरसाइज यही है कि आप ऊपर वाला डायलॉग जो पढ़ें और जो एक्सप्रेशन एग्रीमेंट के लिए और जो एक्सप्रेशन डिसएग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किए हैं डीजी ने, उनकी आप लिस्ट बनाए लदा लिखें, वो मैंने आपको बता दी है, वो आप लिख सकते हैं। ये नीचे मिसाल दी है उसने, इस तरह लिखें। आगे एक्सरसाइज नंबर 4 है लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स सोबिया एंड हिना, हिना इज एग्रीइंग विद एवरीथिंग सोबिया सेज, when you listen to the conversation notice the long pauses, try and construct your own responses or expressions of agreement। कहता है कि कन्वर्सेशन गुफ्तगू है दो दोस्तों सोबिया और हिना के दरमियान, उसको आप देखें और सुने और देखें कि कैसे जो है हिना सोबिया की हर कही बात के साथ इत्तेफाक कर रही है, किस तरह के एक्सप्रेशन इस्तेमाल करती है वो इत्तेफाक करने के लिए, एग्री करने के लिए। सोबिया कहती है isn't it fun to watch TV these days, so many channels and such a variety of interesting programs। कहती है कि ये कितना अच्छा है कि टीवी देखना, इन दिनों इतने ज़्यादा चैनल और इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं दिलचस्प। हिना कहती है पहले चुप रहती है यानी पॉज लेती है, वक्फा लेती है, चुप रहती है, फिर कहती है यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस तरह वो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके पहले पॉज और फिर यस यू, यानी पहले चुप रहती है कुछ टाइम थोड़ा सा और फिर कहती है यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस तरह वो उससे इत्तेफाक का इजहार करती है। फिर सोबिया कहती है यू मस्ट हैव नोटिस दैट द टॉपिक्स इन डिस्कशन प्रोग्राम्स एंड टॉक शो दे आर नाउ डिस्कसिंग ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स दैट वी नेवर एवर इमेजिन्ड विल बी डिस्कस्ड इन सो ओपनली एंड पब्लिकली। कहते हैं कि आपने देखा होगा प्रोग्राम्स और टॉक शोज में कि तमाम किस्म के टॉपिक वहाँ डिस्कस होते हैं जो पहले नहीं होते थे इतने ओपनली। तो फिर वो पॉज लेती है, पहले खामोश रहती है, फिर कहती है यस आई कुडंट एग्री विद यू मोर। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 5 में वो कहता है कि यही डिस्कशन आगे चल रही है दोनों दोस्तों की, और इसमें देखें वो डिसएग्री कैसे करती हैं एक दूसरे से, किस तरह ना अदम इत्तेफाक का इजहार कैसे होता है। Isn't it fun to watch TV these days, so many channels and such a variety of interesting program। तो हिना कहती है पहले वक्फा लेती है पॉज, well I don't agree with you at all, well I don't agree with you at all। ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल, कहती है अच्छा मैं आपसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। इस तरह वो अदम इत्तेफाक का इजहार करती है। फिर
सोबिया उसको कहती है वही बात जो पहले बताइए कि अब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा टॉक शो है, ओपनली हर चीज़ डिस्कस होती है। तो फिर हिना कहती है, पहले पॉज लेती है, फिर आई एम फ्रेड आई डोंट अग्री विद यू एट ऑल, कहती है नहीं मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती। तो इस तरह वो के एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके वो अदम इत्तेफाक का इजहार करती है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि कैसे इत्तेफाक का इजहार करना है और कैसे अदम इत्तेफाक का इजहार करना है। आपने जो इत्तेफाक का इजहार करने वाले सेंटेंसेस हैं उनको ज़बानी याद कर लेना है, और अदम इत्तेफाक का इजहार करने वाले सेंटेंसेस जो हैं वो उनको भी ज़बानी याद कर लेना है, ताकि अगर पेपर में पूछा जाए कि आप कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करके अदम इत्तेफाक का इजहार कर सकते हैं और कौन से सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करके अदम इत्तेफाक का इजहार कर सकते हैं, तो आपके जहन में होने चाहिए ये दोनों किस्म के एक्सप्रेशंस। आगे सेक्शन बी में है सिंपल पास्ट टेंस। पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आ गया ये सिंपल पास्ट टेंस। We use past tense to tell about something that happened at a specific time in the past. कहता है कि past tense जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताना हो जो माजी में हुई हो, जो काम माजी में हुआ हो, गुजरे हुए वक़्त में हुआ हो, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट का मतलब माजी। तो सिंपल पास्ट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? यूज़ इसका, पहला यूज़ इसका कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि एक काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया। जैसा कि आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, यानी मैंने कल वो मूवी देखी, कल ही देखना शुरू की और कल ही देखना ख़त्म की, यानी कल ही वो काम शुरू हुआ, कल ही ख़त्म हो गया। लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान, ही वॉश्ड हर कार। दूसरा, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, आपने माजी में सीरीज ऑफ काम जो है, एक लंबी लिस्ट जो है कामों की वो मुकम्मल की माजी में, तो उनके लिए भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट आई फिनिश्ड वर्क देन वॉक टू द मार्केट एंड फाइनली रीच्ड होम। कहता है पहले मैंने काम ख़त्म किया, फिर मार्केट गया और आखिर में घर पहुंच गया, यानी कि काफ़ी काम किए, सारे माजी में शुरू हुए, माजी में ख़त्म हुए। फिर तीसरा इसका इस्तेमाल है the past tense can be used with the duration which starts and stops in the past। कहता है कि वो वक़्त का दौरानिया जो गुजरे हुए वक़्त में शुरू हुआ और गुजरे हुए वक़्त में ही रुक गया, उसके लिए भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि लिव्ड इन गिलगित फॉर 2 years, यानी गुजरे हुए वक़्त में ही रहना शुरू किया उसने गिलगित और गुजरे हुए वक़्त में ही रहना ख़त्म किया। हैबिट का शो करने के लिए भी आप पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसी आदत का। आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैंने फ्रेंच पढ़ी। ही यूजुअली प्लेड द वायलिन, वो आमतौर पर वायलिन जो है उसको बजाता है। यानी हैबिट का इजहार करने के लिए, आदत का इजहार करने के लिए भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पास्ट टेंस को बनाते कैसे हैं, यानी सब्जेक्ट कैसे लगाना है, वर्ब कैसे लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, और ऑब्जेक्ट। ये जो पास्ट टेंस है इसका मैं उर्दू में आपको आसान बता देता हूँ। उर्दू के जिन फिक्रात के एंड पे ता था, ती थी, ते थे, या फिर अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए, वो फिक्रात होंगे पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के।
इनको जब हम इंग्लिश में इसका फार्मूला बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि पहली फॉर्म होती है वर्ब की गेट, दूसरी की गाट, तो इस पास्ट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर, मैं क्रिकेट खेलता था या मैंने क्रिकेट खेली। आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। आई सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब की दूसरी फॉर्म और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अगर आप पास्ट टेंस का मनफी फिक्रा बनाना चाहते हैं तो वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही डिड या आई या ही, वो क्रिकेट नहीं खेलता था। अगर हम कहें वो क्रिकेट नहीं खेलता था तो होगा ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट या आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मनफी फिक्रा। अगर सवालिया फिक्रा बनाना हो पास्ट टेंस का तो डिड जो है उसको सेंटेंस यानी से पहले लगा लेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले डिड इस्तेमाल कर लेंगे। क्या वो क्रिकेट खेलता था? डिड ही प्ले क्रिकेट? या क्या मैं क्रिकेट खेलता था? डिड आई प्ले क्रिकेट? आगे सवालिया निशान। तो इस तरह जो है ये पास्ट टेंस को हम बनाते हैं। आगे एक्सरसाइज नंबर 6 है। हियर इज एन इजी एक्सरसाइज दैट विल हेल्प यू चूज द करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस वर्ब फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ब दिए गए हैं, इनकी हमने पास्ट टेंस जो है उसके मुताबिक इनको लगाना है नीचे ब्लैंक स्पेसेस में, खाली जगह में। तो ये होगा आई वॉज इनवाइटेड। I was invited to the birthday party of my niece। ये आप जो है इसको अपनी बुक में से इसको फिल कर लें, ताकि अगर इस तरह की एक्सरसाइज पेपर में आ जाए तो आप उसको हल कर सकें। My brother bought a new motorcycle last week। Amina recently saw her old teacher after years। Junaid and Laila read the report। I saw a beautiful lady to wear dress at the shop। The friends are not talking these days because they have recently fought with each other। Mahmood worked part-time to make some money। My elder sister taught for 5 years at a college। My children recently worked hard for their exams। I visited my friend after 10 years। नीचे एक्सरसाइज नंबर 7 है। Here is an exercise that will give you practice in forming the simple past tense of regular verbs। क्या कुछ रेगुलर वर्ब्स दिए गए हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि कैसे पास्ट टेंस बनाते हैं। जैसा कि my grandfather had a very exciting life when he was young।
ही लिव ऑन अ फार्म इन द कंट्री, लिव हो जाएगा लिव्ड, लिव हो जाएगा लिव्ड, तो ये पास्ट हो जाएगा। उसके बाद हिज पेरेंट्स रेज्ड, रेज हो जाएगा रेज्ड, आगे डी लगा देना है तो ये पास्ट टेंस बन जाएगा। लुक, नेक्स्ट है लुक, लुक हो जाएगा लुक्ड आफ्टर द कोर्स। व्हेन ही वाज 18 ही वेंट टू यूनिवर्सिटी वेयर ही स्टडी हो जाएगा स्टडीड, STUDIED स्टडीड। ही आल्सो प्लेड, प्ले हो जाएगा प्लेड द पियानो इन अ पॉपुलर बैंड। ही ट्राइड, TRIED tried to join the air force but he ended up in the navy. In the Arabian Ocean during the war, a torpedo ripped a hole in the side of the ship. The ship destroyed, only 5 men escaped. They sailed in a lifeboat back to the shore. यानी कि अगर रेगुलर वर्ब्स हों, यानी रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिनके एंड पे डी या ईडी लगाने से दूसरी फॉर्म बन जाती है, तो उनको हमने इस तरह जो है पास्ट टेंस बनाना है। नेक्स्ट राइटर कहता है कि A young boy Bilal is asking his grandfather a lot of questions. बिलाल जो है अपने ग्रैंडफादर से काफ़ी सवालात पूछ रहा है। आप उनकी कन्वर्सेशन नीचे जो है ये पढ़ें और नोटिस करें कि कौन से एक्सप्रेशंस में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने पिछली यूनिट में पढ़ा है और सिंपल पास्ट टेंस जो अभी इस यूनिट में पढ़ा है वो कहाँ कहाँ किन किन एक्सप्रेशंस में वो इस्तेमाल करते हैं। बिलाल कहता है ग्रैंडफादर हैव यू एवर सीन अ लायन, ग्रैंडफादर कहता है यस आई हैव, तो ये पहले सेंटेंस में वो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करता है। व्हेन डिड यू सी अ लायन, ये जो है ये पास्ट टेंस है। व्हेन आई वाज इन अफ्रीका, ये भी पास्ट टेंस है। ग्रैंडफादर हैव यू एवर बीन, ग्रैंडफादर हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यस आई हैव। व्हेन डिड यू गो टू इंग्लैंड, ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। इसी तरह नीचे डायलॉग है बिलाल और उसके ग्रैंडफादर के दरमियान। तो बिलाल उसको अपने ग्रैंडफादर से सवालात पूछ रहा है, उसकी जर्नी जो है उसके ग्रैंडफादर की नागा पर्वत की जो जर्नी है, सफ़र है, उसके बारे में सवालात पूछ रहा है। तो राइटर कहता है कि आप बताएं कि कौन से एक्सप्रेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है और कौन से में सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। Now grandfather tell me about your journey to Naga Parbat. When did you go there and what did you do? What did you do there? ये होगा when did you go there and what did you do there, ये हो जाएगा simple past tense. Well, I went on an expedition to Naga Parbat. I have never been there. I went on an exhibition to Naga Parbat in 1962, ये हो जाएगा past tense. Was it scary? Were you frightened? ये हो जाएंगे अल्फाज या एक्सप्रेशन पास्ट टेंस। Of course I wasn't afraid at all, but yes I was too eager to be a part of the team of adventure seeking climbers. ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट टेंस का। It has remained one of the most memorable journeys that I had ever taken. It has remained, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप, ये हो जाएगा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। आगे बट टू लेफ्ट द ग्रुप हाफ वे अप एंड आई वाज द ओनली वन, ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट। इस तरह आप इनको अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्सप्रेशंस ये हैं और पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के एक्सप्रेशंस ये हैं, इनको आप अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह आगे एक्सरसाइज नंबर 9 है, इसमें मिसेस मानुल्लाह और
और मिस्टर इमानुल्लाह जो हैं इनके दरमियान कन्वर्सेशन जारी है और राइटर कहता है कि आप देखें, नोटिस करें कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है। ये उनके डायलॉग लिखे हुए हैं। मिसिज इमानुल्लाह के नीचे जितने भी हैं सेंटेंस लिखे हुए ये सारे सिंपल पास्ट टेंस के हैं और मिस्टर इमानुल्लाह ने जितने भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इसी तरह आगे जो है सलमान जो है 17 ओल्ड टीनेजर है, वो अपनी माँ से कुछ कंप्लेन कर रहा है और ये डायलॉग पढ़ने के बाद राइटर कहता है कि आप जो है देखें कैसे उसने सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है और प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये डायलॉग आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आपको पहले बताया है कि कैसे पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है और कैसे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। ये एक्सरसाइज जो है ये इसी की बुनियाद पे है ऊपर। नेक्स्ट सी सेक्शन में है प्रिडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ ए बुक। प्रिडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ ए बुक का मतलब होता है कि किसी किताब के बारे में पेशगोई करना या अंदाज़ा लगाना कि उस किताब में क्या कुछ मौजूद है। जब हम कोई रसाला या किताब वगैरह पढ़ते हैं तो उसका अनुमान या नाम देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके अंदर किस किस्म के मौज़ूआत शामिल होंगे। मसलन अगर किसी किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किताब में बरे सगीर पाको हिंद की तारीख के बारे में बताया गया होगा। इसी तरह अगर किसी किताब का नाम जर्नी थ्रू पाकिस्तान है तो ज़रूर उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सियाहत के बारे में मालूमात दी गई होंगी। तो किताब के नाम या अनवान के अलावा किताब का पेश लफ्ज़, किताब के नाशर का नोट और फहरिस्त अनवानात को देख कर भी किताब के मौजू के बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ कुतब के आखिरी सफ़ा पर मुसन्नफ़ और किताब का मुख्तसर तारफ़ भी दिया गया होता है। ये तमाम चीज़ें किसी भी किताब के बारे में अंदाज़ा लगाने में हमारी रहनुमाई करती हैं कि किताब किस मौजू से मुतल्लक है और इसमें हमारी दिलचस्पी की कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। इस तरह कोई भी किताब खरीदते वक़्त पूरी किताब को पढ़े बगैर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया किताब दिलचस्प है और ये हमारा मकसद को पूरा कर सकती है या नहीं। तो किताब खरीदने से पहले कौन सी चीज़ें जो है हमको देखनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि किताब जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। वो चीज़ें ये है, पहले टाइटल देखें किताब का, टाइटल अनवान देखें क्या है, क्या जो आप जिस टॉपिक के बारे में लेना चाहते हैं किताब क्या उसी बारे में इसका टॉपिक है, अनवान है। उसके बाद पब्लिशर्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक, वो जो पब्लिश करता है बुक वो किताब के बारे में क्या लिखता है वो देखें किताब में से। द फॉरवर्ड और प्रेफिस, ये एक पेज पे लिखा होता है फॉरवर्ड या प्रीफेस, उस पेज के बारे में वो पढ़ें, वो उसमें डिटेल होगी किताब के बारे में। दी कंटेंट्स पेज, यानी वो पेज जिसमें लिखा होता है कि इस किताब में ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, ये करिकुलम है। लिखा होता है कि करके तफसील से लिस्ट बनी होती है कंटेंट्स की, यानी कि बताया गया होता है कि ये चीज़ें इस बुक में है, वो देख लें। इंडेक्स देख लें और द रिव्यू, यानी दूसरे क्रिटिक्स या राइटर्स जो है वो क्या कहते हैं उस किताब के बारे में। तो ये चीज़ें जो है ये आप बुक ही देख लें, बुक को पढ़े बगैर ही पता चल जाएगा आपको कि वो किताब जो है वो किस चीज़ के बारे में है। इस सेक्शन में यही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बताना कि आपने किसी भी किताब के बारे में अंदाज़ा कैसे लगाना है, उस पेशगोई कैसे करनी है कि ये बुक जो है पढ़े बगैर आपने कैसे बताना है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। एक्सरसाइज नंबर 11 में राइटर कहता है कि हम एक किताब के
जो है फ्रंट और बैक कवर को देखते हैं। फ्रंट कवर पे टाइटल है और बैक कवर पे पब्लिशर्स की डिस्क्रिप्शन है। पब्लिशर ने, जो किताब का पब्लिशर है, उसने डिस्क्रिप्शन दी है, तफसील दी है। तो ये क्या जो है वो बताएंगे किताब के बारे में। फ्रंट कवर ये है बुक का। फ्रंट कवर पे लिखा हुआ है इंडस जर्नी। ऑथर है इमरान खान, यानी पब्लिशर है चेटवन विंडस। ऑथर है इमरान खान। तो ये किताब देख के मंदरजा ज़ैल चीज़ें जो राइटर कहता है हमारे जहन में आती हैं। बुक इज़ अबाउट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान ऑन फुट, यानी कि वो बंदा जो है वो पैदल सफ़र कर रहा है। तो ये देख के हमारे जहन में आता है कि बुक जो है पाकिस्तान का पैदल सफ़र करने के बारे में है। दूसरा, दी बुक इज़ अबाउट इमरान खान लाइफ स्टाइल। बुक इमरान खान की लाइफ स्टाइल के बारे में है। द बुक इज़ अबाउट माउंटेन्स। बुक पहाड़ों के बारे में है, क्योंकि पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं फ्रंट पेज पे किताब के। द बुक इज़ अबाउट टूरिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान। द बुक जो है जिस सियाहती मकामात जो हैं पाकिस्तान में उनके बारे में लग रही है। बुक इज़ अबाउट द आथर्स ट्रिप इन द होल कंट्री। आथर का ट्रिप जो है पूरे मुल्क का, उसके बारे में लग रही है। द बुक इज़ इमरान खान ऑटोबायोग्राफी। इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी भी लग रही है। कहता है कि फ्रंट कवर से ये बातें हमें पता चल जाती हैं बुक की। उसके बाद कहता है कि बैक कवर जो है वो देखें। तो बैक कवर पे इस तरह की बुक की डिटेल लिखी होती है। ये जो लिखी हुई है बुक के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, इस तरह बुक की डिटेल लिखी होती है, बुक के बारे में डिटेल लिखी होती है। तो आपको पढ़ के पता चल जाता है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। तो एक्सरसाइज 12 में कहता है कि ये जो बुक है, अगर आप ये नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर आप इनसे एग्री करते हैं तो एग्री कर लें, अगर डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री कर लें। आपको देखने के बाद क्या अंदाज़ा हुआ है इस बुक के बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 14। Exercise number 15 है here are the titles of the books in column 1 and the topics that these books will cover given in column 2. Which book do you think will tell you about a certain topic? कहता है कि एक कॉलम में कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और टॉपिक्स के कॉलम में बताया गया है कि किताब के अंदर किस किस्म का मवाद हो सकता है। तो इनकी तरतीब दुरुस्त नहीं है। आपके ख्याल में किस किताब के अंदर किस किस्म का मवाद हो सकता है। इस तरह की एक्सरसाइज आ सकती है आपको पेपर में कि ये किताब का नाम है और उसके आगे जो है किस किस्म का उसमें टॉपिक हो सकता है, किस किस्म का इस किताब में मवाद हो सकता है। तो फ्रीडम एट मिडनाइट जो है इसके अंदर पॉलिटिक्स का ही मवाद हो सकता है, ये ठीक है, इसके आगे पॉलिटिक्स ही आएगा। द पठान्स, पठान्स बुक का नाम है तो इसके आगे कल्चर, इसमें जरूर उनका कल्चर होगा, कल्चर आएगा। द ग्रेट मुगल्स अगर बुक का नाम हो तो ये हिस्ट्री के बारे में होगी बुक। जर्नी थ्रू पाकिस्तान अगर बुक का नाम होगा तो इसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में बात होगी। क्रॉप प्रोडक्शन इन सिंध अगर बुक का नाम हो तो ये एग्रीकल्चर के बारे में बुक होगी। तो इस तरह जो है आपको कोई भी बुक्स के नाम आ सकते हैं और उसके सामने टॉपिक्स लिखे हुए आ सकते हैं और कहा जा सकता है कि आप बताएं कौन सी बुक के अंदर कौन सा टॉपिक होगा, कौन किस तरह का मवाद होगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी, लेटर ऑफ अपॉलॉजी। लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि लेटर्स जो हैं वो कैसे लिखते हैं। तो इसमें लेटर की एक ख़ास किस्म है लेटर ऑफ अपॉलॉजी, यानी माजरत के हतूत, माजरत के हतूत।
जैसा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है कि चंद नागज़ीर वजूहात की बिना पर हम किसी दोस्त या अजीज़ की दावत या तकरीब में नहीं पहुंच पाते, या कभी किसी दूसरे के लिए नामुनासिब अल्फाज हमारे मुंह से निकल जाते हैं। समाजी इक़दार का तकाजा है कि ऐसे मौके पर माज़रत का इजहार कर लिया जाए ताकि दूसरों के दिल में गलत फहमी या कदूरत ना आने पाए और खुशगवार इंसानी तल्लुकात को नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए हमें बाज़ जिसकी फीलिंग्स को हमने हर्ट किया होता है, एहसासात को, फीलिंग्स को हमने ठेस पहुंचाई होती है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको ख़त लिखें और ख़त के ज़रिए माज़रत कर लें ताकि हमारे तल्लुकात जो हैं वो कायम रह सकें और किसी के ज़हन में हमारे बारे में जो है वो नफ़रत या गलत फहमी ना पैदा हो। तो लेटर ऑफ अपॉलोजी लिखने के लिए कुछ सजेशंस हैं यहाँ दी गई। वो ये है कि टाइमिंग, राइट दी अपॉलोजी लेटर एज सुन एज पर, जितनी जल्दी हो सके अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपॉलोजी लेटर लिख लें। एक्शंस कहता है कि आप उन चीज़ों पे जोर दें उस लेटर पे जो कि आपके तल्लुक को इम्प्रूव करें। उसके अलावा ब्रीफ कहता है कि ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट लिखें, थोड़ा लिखें और टू दी पॉइंट लिखें। सिंसेरिटी कहता है कि वर्ड जो है वो केयरफुली उसका इंतखाब करें लफाज का, और अपने आप को क्लियरली जो है अपने जज्बात का इजहार करें। और टोन जो है आपकी जो टोन है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, उसमें अपॉलोजी है वो नज़र आनी चाहिए, माजरत जो है माजरत का इजहार होना चाहिए। वाई एन अपॉलोजी लेटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसमें वो बताता है कि अपॉलोजी लेटर जो है ये इतना अहम क्यों है। राइटिंग एन अपॉलोजी लेटर शॉर्टली आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग कैन यूजुअली हेल्प सेव अ रिलेशनशिप, कहते हैं इससे बंदे का तल्लक जो है वो बच जाता है। आपको फ़ौरन जो है अपॉलोजी लेटर लिखने की वजह से आपको माफ़ी मिल जाती है। आप उसके बाद यू कैन हेल्प टू रीबिल्ड योर क्रेडिबिलिटी इन योर अपॉलोजी लेटर इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू रिपीट दी रॉन्ग डूइंग, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो फिर बहाल हो जाती है अगले की नज़रों में। यू कैन यूज़ योर अपॉलोजी लेटर टू एश्योर द इंजर पार्टी दैट यू ट्रूली वैल्यू द फ्रेंडशिप। आप अगला जो बंदा जिसको लिख रहे हैं उसको आप बता सकते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप या आपका तल्लक जो है उसकी आपकी नज़र में बहुत अहमियत है। और इसका मतलब ये भी होता है कि अपॉलोजी लेटर लिखने का कि आप अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आपने जो किया वो आपसे गलती हुई और आइंदा आप नहीं करेंगे। आगे टिप्स दी गई है लेटर फॉर अपॉलोजी। कहता है कि अपॉलोजी जो माजरत है उसका इजहार आप एक्सप्रेस योर अपॉलोजी इन द बिगनिंग ऑफ योर बिगनिंग, लेटर के शुरू में इजहार कर दें आई एम सॉरी और आई वांट टू अपॉलोजाइज। स्टेट एग्जैक्टली व्हाट यू डिड रॉन्ग, जो कुछ गलत किया उसका इजहार करें। उसके बाद अपनी जिम्मेदारी लेके आपसे ये गलती हुई। और नेक्स्ट जो है प्रॉमिस करें कि आप जो है इस तरह की गलती जो है वो नहीं दोहराएंगे। ये चीज़ें आपने अपने लेटर में मेंशन करनी है। और लेटर जो शुरू करना है इस तरह के अल्फाज से शुरू करना है, सॉरी, आई एम सॉरी, आई रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी। इस तरह के अल्फाज से आपने लेटर शुरू करना है। तो अपॉलोजी लेटर में भी दो किस्में हैं, एन इनफॉर्मल लेटर ऑफ अपॉलोजी फॉर हर्ट फीलिंग्स, यानी आपने किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई है उसके लिए। और दूसरा फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉलोजी फॉर मिसिंग एन अपॉइंटमेंट, आपने कहीं जाना है या कोई अपॉइंटमेंट रखी है तो वो आप मिस कर देते हैं, तो उसके लिए लेटर ऑफ अपॉलोजी होता है। एग्जाम्पल ऑफ एन अपॉलोजी लेटर,
अपॉलोजी लेटर जो है इसकी ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर ये लेटर दिया गया है। तो जिस तरह पहले आपको बताया था कल लेटर लिखने का, इसी तरह उसी तरह आप लेटर लिखें, यानी राइट साइड के ऊपर अपना जो है हाउस नंबर लिखें, गली नंबर लिखें, उसके बाद सिटी लिखें और उसके बाद डेट, उसके बाद जैसे इधर लिखा हुआ है डियर राबिया, इस तरह जो भी फ्रेंड है या जो भी बंदा है उसका नाम लिख लें। उसके बाद जो बात आपने करनी है वो करें, जो टिप्स आपको बताएगी है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल करनी है, कौन कौन सी बातें करनी है, वो बातें आप लिखें और उसके बाद जो है उसकी क्लोजिंग कर दें। तो यही आपको बताना था कि लेटर जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है और ये कैसे लिखा जाता है, लिखना जो है उसका वो आप ज़हन में रख लें, जिस तरह लेटर दूसरा लिखा जाता है उसी तरह इसी को लिखा जाता है। और शॉर्ट लिखें, टू दी पॉइंट बात लिखें, अपना राइट साइड के ऊपर एड्रेस वगैरह लिखें, उसके बाद डियर फ्रेंड या जो भी फ्रेंड का नाम है, उसके बाद लेटर की बॉडी और उसके बाद जो है एंड पे क्लोजिंग कर लें, थैंक्स इन एडवांस लिख लें, उसके बाद अपना नाम वगैरह लिख लें। ये सारी चीज़ें जो इसमें डिस्कस की हैं ये आपको लेटर के बारे में बताने के लिए कि किस तरह लेटर लिखना है, बस यही है। उसके बाद सेक्शन डी है लिसनिंग। लिसनिंग टू न्यूज़। लिसनिंग टू न्यूज़ का मतलब है खबरें सुनना। तो हम खबरें क्यों सुनते हैं? हम खबरें सुनते हैं कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है, और कुछ लोगों को तो आदत होती है वो कोई भी खबरें मिस करते नहीं। तो जब हम खबरें सुनते हैं इंग्लिश में तो क्या हमें कुछ मुश्किलात पेश आती हैं? क्या हमें समझ आती है इंग्लिश न्यूज़ की, या हमें कुछ प्रॉब्लम्स कुछ मुश्किलात पेश आती हैं? जैसा कि अगर खबरें पढ़ने वाला ज़्यादा तेज़ी से पढ़ रहा है और हमको समझ नहीं आ रही, या उसका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमसे मुख्तलिफ है और हमें समझ नहीं आ रही, या कुछ ऐसे अल्फाज हैं मुश्किल जिनकी हमें मीनिंग्स नहीं आते, जिनकी हमें समझ नहीं आती, तो हम इस सेक्शन में ये सीखेंगे कि हमें खबरें किस तरह सुननी चाहिए। अगर खबरें सुनने में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें खबरें जो है इंग्लिश में खबरें किस तरह सुननी चाहिए। नाउ लिसन टू द न्यूज़। राइटर कहता है ये न्यूज़ है, इसको आप सुने। न्यूज़ कास्टर जो है वो पढ़ता है, अस्सलाम वालेकुम, द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट ऑन फॉरेन अफेयर्स डिमांडेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया टू release prisoners of each other's countries unconditionally. Secretary Foreign Affairs briefed the Senate Standing Committee on Foreign Affairs over the issue of Pakistani prisoners in Indian jails. He said prisoners' release could be a very important step towards confidence building measures between the two countries. The committee meeting, presided over by prominent senator, demanded that the Indian government should allow Pakistani consular to meet Pakistani prisoners in Indian jails. Foreign secretaries of both the countries would meet next week in Islamabad over prisoners' release issue and then in New Delhi on August 28. तो ये हो गया पैराग्राफ। ये कहता है कि खबर है एक इंग्लिश की, ये उसका पैराग्राफ है, आपने इसको पढ़ा है। और एक्सरसाइज 20 में कहता है कि आपने ये सुनी है खबरें और आप इन सवालात के जवाब दें इसी पैराग्राफ में से। व्हाट वाज द न्यूज़ अबाउट? ये न्यूज़ किस बारे में है? तो ये न्यूज़ हम कहेंगे कि दिस न्यूज़ वाज अबाउट द प्रिजनर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। दूसरा सवाल है व्हाट डिफरेंट प्लेसेस वर मेंशन्ड, यानी कौन सी जगहों का इजहार किया गया? इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली। हाउ द प्रिजनर्स इशू विल affect the relationship between Pakistan and India. The confidence building measures will affect the relationship between Pakistan and India. When are the foreign secretaries going to meet and in which cities?
The foreign secretaries of both the countries would meet next week in Islamabad over prisoners release issue and then in New Delhi on August 28. तो ये जवाबात होंगे इनमें से। If you want to learn how to improve your understanding of English news broadcast, then follow these guidelines. राइटर कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश की खबरें जो हैं उनकी समझ आए, तो ये जो है कुछ गाइडलाइंस हैं, ये आपने अपने जहन में रखनी है। कहते हैं पहला है मेक सम नोट्स ऑफ द मेन स्टोरीज। मेन स्टोरी जो होती है उसके नोट्स बना लें, आप देख लें कि मेन स्टोरीज जो है वो कौन कौन सी खबरों में आजकल हैं। राइट एनी नेम्स ऑफ पीपल और प्लेसेस, लोगों और जगहों के नाम भी लिख लें। डोंट वरी अबाउट हाउ मच यू अंडरस्टैंड। कहता है कि ये ना परेशान हूँ शुरू में कि आपको कितनी समझ आ रही है। स्टॉप एंड रिव्यू एज मैनी टाइम्स एज नेसेसरी। कहता है कि खबरें रोक दें, स्टॉप कर दें और दोबारा देखें उनको। राइट अ ब्रीफ समरी, और जो कुछ खबरों में बातें हो रही है उनकी एक समरी बना लें हर स्टोरी की। सेट योर सेल्फ अ फ्यू क्वेश्चंस टू आंसर, अपने आप से कुछ सवालात पूछें। मेक नोट्स ऑफ एनी न्यू वोकैबुलरी यू थिंक इज यूजफुल, अगर कोई नया वर्ड आप सुनते हैं जो मुश्किल है, जिसका आपको मीनिंग नहीं आता, तो वो उसको भी लिख लें, उसका मीनिंग देख लें डिक्शनरी में से। Why not listen to the news with a friend? कहता है कि आप दोस्त के साथ खबरें क्यों नहीं सुनते। अगर दोस्त के साथ सुनेंगे तो आप एक दूसरे की मदद कर सकेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर कहते हैं व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, इत्मीनान हो जाए अपने आप के, तो फिर आप इंग्लिश के डिफरेंट एक्सेंट्स में भी जो है वो खबरें सुन सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर जो पहले हमने की है उसी तरह की एक एक्सरसाइज नंबर 21 है, एक पैराग्राफ है, उसमें से सवालात हैं। तब वो पैराग्राफ पढ़ें और उन सवालात के जवाब ढूंढने की उस पैराग्राफ में से कोशिश करें। एक्सरसाइज नंबर 22 में कहता है कि वेदर की खबरें जो होती हैं, वेदर रिपोर्ट्स, वो खबरों के एंड पे होती हैं। कहता है कि आप ये जो खबरें हैं वेदर की, ये नीचे देखें और कॉलम 2 जो है उसको फिल करें। कहता है कि इट्स द वेदर रिपोर्ट नाउ, ड्राई वेदर इज likely to prevail in most part of the country during the next 24 hours. Islamabad will be partly cloudy, Karachi will remain dry but windy, and Lahore is going to be mixed cloudy with some sunshine. Murray is going to experience a chilly weather. Peshawar will have fog. For Quetta, the forecast is that it is going to be freezing. Muzaffarabad frosty. Both Multan and Hyderabad will be dry and Gilgit frosty. तो कहता है ये नीचे कॉलम दिया गया है, सिटी का नाम लिखे गए हैं और आगे आपने वेदर बताना है। इस पैराग्राफ में से आपने देख के बताना है कि इस पैराग्राफ में उस सिटी का कौन सा वेदर लिखा हुआ है। जैसे इस्लामाबाद का लिखा हुआ है इस्लामाबाद विल बी पार्टली क्लाउडी, तो इस्लामाबाद के सामने आएगा पार्टली क्लाउडी। कराची का लिखा हुआ है ड्राई, ड्राई बट विंडी, ड्राई बट विंडी, कराची के सामने आएगा। लाहौर के सामने आएगा क्लाउडी विद सम सनशाइन। मरी का लिखा हुआ है चिली। पेशावर के सामने होगा फोग। कोयटा का लिखा हुआ है फॉर कोयटा द फोरकास्ट इज दैट इट इज गोइंग टू बी फ्रीजिंग। कोयटा के सामने फ्रीजिंग। मुजफ्फराबाद के सामने लिखेंगे हम फ्रॉस्टी। मुल्तान और हैदराबाद के सामने ड्राई और गिलगित के सामने होगा फ्रॉस्टी। इस तरह ये कॉलम जो है वेदर वाला ये कंप्लीट होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप समझते हैं कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है वीडियो से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी इस यूनिट की ये लेक्चर सुनने के बाद अच्छी हो जाएगी और आप जो है एग्ज़ाम्स में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का लेक्चर।
Thank you so much.